तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं रश हॉर्स फोर्स 4 नाम की इस मूवी के बारे में, जिसका टाइटल रश हॉर्स फोर्स रखा जा सकता है। बाकी मैं इसकी पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। इस फ्रेंचाइजी में 3 पार्ट देखने को मिल चुके हैं और चौथा अपकमिंग हमें देखने को मिलने वाला है। तो आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है वो आप तक पहुंचते रहे। आगे मैं इसकी और डिटेल आपको बताता हूँ। रश ऑवर फ्रैंचाइज रॉस लामन्ना द्वारा निर्मित और ब्रेट रैटनर द्वारा निर्देशित अमेरिकी बडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्मों की एक श्रृंखला है, जिसमें जैकी चैन और क्रिस टकर दोनों प्रमुख भूमिकाओं में है। तीनों फिल्में पुलिस जासूसों की एक जोड़ी, हांगकांग के मुख्य निरीक्षक ली चैन और लॉस एंजिल्स पुलिस जासूस जेम्स कार्टर टकर के इर्दगिर्द केंद्रित है, जो हांगकांग और लॉस एंजिल्स में भ्रष्ट अपराधियों से जुड़े अपने दुस्साहसों की श्रृंखला पर चलते हैं। फिल्मों में मार्शल आर्ट, मछली के पानी से बाहर निकलने की स्थिति और ईस्ट वेस्ट कल्चर शॉक और बड़ी कॉप सबजेनर के तत्व शामिल है। फिल्में 1998 से 2007 तक सिनेमाघरों में रिलीज हुई, व्यावसायिक सफलता हासिल की, लेकिन आलोचनात्मक स्वागत मिला-जुला रहा। फिल्में व्यस्त समय। मुख्य लेख रश ऑवर 1998 फिल्म। रश ऑवर 18 सितंबर 1998 को रिलीज हुई, जिसने दुनिया भर में 245,300,000 की कमाई की। जेम्स कार्टर की भूमिका के लिए मूल रूप से मार्टिन लॉरेंस पर विचार किया गया था। अंत में क्रिस टकर को इस भाग के लिए चुना गया। निर्देशक ब्रेट रैटनर, जो जैकी चैन की हांगकांग फिल्मों के बहुत बड़े प्रशंसक थे, ने महसूस किया कि अमेरिकी दर्शक जैकी की अन्य फिल्मों के चुटकुलों से परिचित नहीं होंगे, और उन्होंने जानबूझकर उनके कुछ चुटकुलों का पुनः उपयोग किया। उदाहरण के लिए, वह दृश्य जहां इंस्पेक्टर ली गलती से डिटेक्टिव जॉनसन एलिजाबेथ पेना के स्तनों को पकड़ लेता है, वह जैकी चैन की फिल्म मिस्टर नाइस गाय 1997 का संदर्भ है। उद्धरण वांछित रश ऑवर की शुरुआत 1995 में पटकथा लेखक, उपन्यासकार रॉस लामन्ना द्वारा लिखी गई एक विशेष स्क्रिप्ट के रूप में हुई थी। निर्देशक रैटनर को जोड़ने और सर्किसियन और रोजर बिर्नबाम सहित निर्माताओं के साथ 1 साल से अधिक समय तक परियोजना को विकसित करने के बाद, डिज्नी स्टूडियो के प्रमुख जो रोथ ने $34 मिलियन के बजट और उस समय अमेरिकी दर्शकों के लिए चैन की अपील के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए परियोजना को वापस ले लिया। कई स्टूडियो इस परियोजना को हासिल करने में रुचि रखते थे। न्यू लाइन सिनेमा को रैटनर की प्रतिभा पर भरोसा था, क्योंकि उन्होंने उनके साथ मनी टॉक्स किया था, इसलिए उन्होंने फिल्म के लिए बजट और शुरुआत की तारीख के लिए कड़ी प्रतिबद्धता जताई। 3. रश ऑवर 2। मुख्य लेख रश ऑवर 2। रश ऑवर 2 को 3 अगस्त 2001 को रिलीज किया गया और इसने दुनिया भर में 347,425,832 की कमाई की, जिससे यह श्रृंखला की सबसे अधिक आर्थिक रूप से सफल फिल्म बन गई। पहली फिल्म की तुलना में इस फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली। चैन और टकर के अलावा कोई भी कलाकार पहली फिल्म से अपनी भूमिकाएं निभाने के लिए वापस नहीं आया। जॉन लोन, झांग जियाई और रोजलिन सांचेज कलाकारों में शामिल होते हैं, जबकि अभिनेता डॉन चीडल, शाउल रूबिनेक, गियानी रूसो और जेरेमी पिवेन अतिथि या कैमियो भूमिका में है। पहली 2 रश ऑवर फिल्में हांगकांग में शुरू होती है और संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई अड्डे पर समाप्त होती है। व्यस्त घंटे 3। मुख्य लेख रश ऑवर 3। रश ऑवर 3 की आधिकारिक घोषणा 7 मई 2006 को की गई और फिल्मांकन 4 जुलाई 2006 को शुरू हुआ। पेरिस और लॉस एंजिल्स में सेट की गई यह फिल्म पहली बार 10 अगस्त 2007 को रिलीज हुई थी और इसने दुनिया भर में 256,585,882 की कमाई की थी। 5 अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म निर्देशक रोमन पोलांस्की ली और कार्टर, चान और टकर के किरदार के मामले में शामिल एक फ्रांसीसी पुलिस अधिकारी की भूमिका में है। तोही मा ने राजदूत हान ली के बॉस और दोस्त की अपनी भूमिका को दोहराया है, जो पहली किस्त में दिखाई दिए थे।
इस फिल्म को ऑफिस ऑफ फिल्म एंड लिटरेचर क्लासिफिकेशन ऑस्ट्रेलिया द्वारा एम रेटिंग और एमपीए द्वारा एक्शन, हिंसा, यौन सामग्री, नग्नता और भाषा के अनुक्रम के लिए PG-13 रेटिंग मिली है। इसके अतिरिक्त एक व्यापार प्रतिनिधि के अनुसार विदेशी फिल्मों की अधिक विविधता के लिए रास्ता बनाने हेतु 2007 में चीनी सिनेमाघरों में फिल्म प्रदर्शित नहीं की गई थी। आयातित फिल्मों के लिए कोटा प्रत्येक वर्ष 20 है। 6. भविष्य। फिल्मों की सामूहिक बॉक्स ऑफिस सफलता के कारण निर्देशक ब्रेट रैटनर और लेखक जेफ नैथनसन चौथी किस्त के निर्माण पर विचार कर रहे हैं। रश ऑवर 3 के लिए DVD ऑडियो कमेंट्री में ब्रेट रैटनर ने मजाक में कहा कि चौथी रश ऑवर फिल्म 2012 में रिलीज हो सकती है। रैटनर और नैथनसन कई अवधारणाओं की खोज कर रहे हैं, जिसमें संभावित सीक्वल के लिए मोशन कैप्चर तकनीक का उपयोग और चैन और टकर के साथ विभिन्न अलग-अलग फिल्म प्रोजेक्ट शामिल है। यह बताया गया है कि चौथी फिल्म मॉस्को में सेट की जा सकती है। 7. जुलाई 2009 में एक साक्षात्कार में रैटनर ने कहा कि वह रश ऑवर 4 में संभावित भूमिकाओं के लिए डैनी डेविटो और जेट ली सहित कई सितारों के संपर्क में है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। 2011 में वल्चर के साथ एक संक्षिप्त साक्षात्कार में रैटनर ने कहा कि एक्समेन द लास्ट स्टैंड के बाद की फिल्म बनाने की लागत एक्समेन फर्स्ट क्लास से अधिक होगी और इसीलिए शायद एक और रश ऑवर 4 भी नहीं बनेगी। मुझे क्रिस टकर और जैकी चैन को वापस लाने के लिए इतना भुगतान करना बहुत अधिक होगा। 8. अगस्त 2011 में द ब्रेकफास्ट क्लब के साथ एक साक्षात्कार में टकर ने चौथे प्रश्न के उत्तर में कहा, रश ऑवर 4 शायद आप जानते हो, क्योंकि यह एक अलग तरह की फिल्म है। आपको एक्शन और उस तरह की चीजें मिलती है, और वे $20 मिलियन भी देते हैं। मैं बस मजाक कर रहा हूँ। नहीं, आप जैकी चैन को जानते हैं, आप जानते हैं कि मुझे उनके साथ काम करना पसंद है और इस तरह की फिल्मों को आप फिर से बना सकते हैं, और यह अलग है, हम देखेंगे लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन हमारे पास कुछ नई चीजें आ रही है, इसलिए हम देखेंगे कि क्या होता है। 9. जुलाई 2012 में श्रृंखला निर्माता आर्थर एम. सरकिसियन ने कहा कि चैन और टकर के साथ चौथी फिल्म पर काम किया जा रहा है, और कहा कि अगर ब्रेट रैटनर इसे सही तरीके से करेंगे, तो वे निर्देशक के रूप में उनका स्वागत करेंगे। सरकिसियन ने तीसरी फिल्म को लेकर कुछ असंतोष व्यक्त किया और स्वीकार किया कि वे चाहते हैं कि संभावित चौथी फिल्म अधिक गंभीर हो और उसमें नए विचार हो। सरकिसियन कथित तौर पर यह चुनने पर काम कर रहे हैं कि वे जिन 4 या 5 पटकथा लेखकों से बात कर रहे हैं, उनमें से किसे स्क्रिप्ट पर काम करना चाहिए। 10. अगस्त 2014 में चैन ने कहा कि स्टूडियो अभी भी रश ऑवर 4 बनाना चाहता है, लेकिन वह केवल तभी भाग लेंगे जब उन्हें पहले एक गुणवत्ता वाली स्क्रिप्ट दिखाई दे। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इसलिए एक बेकार स्क्रिप्ट नहीं बनाना चाहता क्योंकि वे फिल्म बनाना चाहते हैं। 11. जून 2015 में रश ऑवर 4 पर चर्चा करने के लिए चैन और टकर दोनों डिनर पर मिले। 12. नवंबर 2016 में बिली लिंसलोंग हेलटाइम वॉक को बढ़ावा देते हुए टकर ने संभावित चौथी फिल्म के लिए अपने आशावाद की पुष्टि की। हाँ, हम अब एक और करने के बारे में बात कर रहे हैं, और हम इसे शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम एक शुरू करने में सक्षम हो सकते हैं। मुझे जैकी के साथ काम करना पसंद है, और मुझे लगता है कि हम वास्तव में एक मजेदार काम कर सकते हैं। अप्रैल 2017 में यह बताया गया कि भारतीय अभिनेता शाहरुख खान ने रश ऑवर 4 के कलाकारों में शामिल होने के लिए हाँ कहा था। 13 अक्टूबर 2017 तक चैन ने कहा कि रश ऑवर 4 की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, और अगर टकर फिल्म में होने के लिए सहमत होते हैं, तो फिल्म की शूटिंग 2018 में शुरू होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि वह टकर के स्वीकार करने के बारे में आशावादी। फरवरी 2018 में टकर ने रश ऑवर 4 के निर्माण की पुष्टि की। उन्होंने ESPN के पॉडकास्ट द प्लग पर कहा, यह हो रहा है। यह सभी रशों में सबसे रश होने वाला है। जैकी तैयार है, और हम ऐसा करना चाहते हैं।
ताकि लोग इसे कभी न भूले। 15 फरवरी 2019 में टकर ने बताया कि स्क्रिप्ट एक साथ आ रही है। उन्होंने कहा, हम अभी स्क्रिप्ट पर कुछ चीजों पर काम कर रहे हैं, इसलिए हम उत्पादन में आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम इस पर काम कर रहे हैं और इसे शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। 16 उन्होंने अप्रैल में एक पॉडकास्ट उपस्थिति में यह दोहराया कि चौथी फिल्म अभी भी एक संभावना थी। 17 2018 तक कई अभिनेत्रियों द्वारा रैटनर के खिलाफ यौन दुराचार के आरोपों के मद्देनजर वार्नर ब्रदर्स के सूत्रों ने माना कि यह बेहद असंभव है कि रैटनर रश ऑवर 4 का निर्देशन करेंगे। 18 मार्च 2019 में द हैशटैग शो ने बताया कि एसटीएक्स फिल्म्स द्वारा ली बिंगबिंग के साथ एक महिला प्रधान रश ऑवर रीबूट का विकास किया जा रहा था। 19 दिसंबर 2022 में चैन द्वारा चौथी फिल्म के विकास की पुष्टि की गई। 20 टीवी श्रृंखला मुख्य लेख रश ऑवर अमेरिकी टीवी श्रृंखला। फिल्म श्रृंखला के आधार पर एक टीवी श्रृंखला मार्च से अगस्त 2016 तक प्रसारित हुई, जिसमें जॉन फू मुख्य निरीक्षक ली और जस्टिन हायर्स जेम्स कार्टर के रूप में थे। फिल्मों के मूल निर्देशक ब्रेट रैटनर ने रश ऑवर के निर्माता आर्थर एम सर्किसियन, जेफ इंगोल्ड और जॉन टर्टेलटाप के साथ शो के कार्यकारी निर्माता के रूप में हस्ताक्षर किए। 21 टर्टलटाप ने बिल लॉरेंस के साथ पायलट एपिसोड का भी निर्देशन किया और ब्लेक मैककॉर्मिक के साथ श्रृंखला की पटकथा लिखी। 22 जेम्स लिऊ, जिन्होंने सभी 3 फिल्मों के स्टंट पर काम किया, श्रृंखला के लिए एक स्टंट समन्वयक थे। 23 यह घोषणा की गई थी कि जॉन फू और जस्टिन हायर सीबीएस श्रृंखला के लिए जासूस ली और कार्टर के रूप में अभिनय करेंगे, साथ ही एमी गार्सिया और जेसिका वान नियमित भूमिकाओं में होंगे। 24, 25, 26 वेर्न सूची संकेतक। इस खंड में वे पात्र शामिल हैं जो उल्लेखनीय भूमिकाओं में दिखाई देंगे या दिखाई दे चुके हैं। खाली गहरे भूरे रंग का सेल यह संकेत देता है कि पात्र फिल्म में नहीं था या पात्र की आधिकारिक उपस्थिति की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। ई उस उपस्थिति को इंगित करता है जो नाट्यकट में शामिल नहीं है। यू बिना श्रेय के उपस्थिति को इंगित करता है। रैटनर एमटीवी सीरीज पंक्र में तब नजर आए जब ह्यू जैकमैन, जो एक्समेन फिल्मों में वुल्वरिन का किरदार निभाते हैं, एक मजाक का विषय थे, जिससे ऐसा लगा कि रैटनर का बेवर्ली हिल्स में $3.6 मिलियन का घर एक बीबीक्यू ग्रिल विस्फोट से नष्ट हो गया था। बाद में एश्टन कुचर उनके घर पहुंचे और उन्हें गले लगाया। 13 अप्रैल 2007 में फॉक्स ने घोषणा की कि वह कैरी फिशर, गैरी मार्शल और जॉन एवनेट नेटवर्क की फिल्म निर्माण प्रतियोगिता रियलिटी टीवी सीरीज ऑन द लॉट के जज होंगे। 84 वह टेलीविजन सीरीज एंटोरेज के एक एपिसोड में खुद के रूप में दिखाई दिए, जिसे उनके बेवर्ली हिल्स स्थित घर पर शूट किया गया था। 85 2009 में रैटनर ने द शूटर सीरीज बनाई, जिसमें उनके काम को संकलित किया गया, जिसमें रैटनर के साथ साक्षात्कार और मिकी राउर्के के मुक्केबाजी में परिवर्तन के बारे में एक लघु फिल्म शामिल थी। 86 अन्य परियोजनाएं। 2009 में रैटनर ने रैट प्रेस नामक प्रकाशन कंपनी की स्थापना की। कंपनी ने मार्लन ब्रैंडो और रॉबर्ट इवांस के साथ प्लेबॉय साक्षात्कार को फिर से प्रकाशित किया और साथ ही एनएफएल खिलाड़ी जिम ब्राउन का लेखाजोखा भी प्रकाशित किया। 87 और स्कॉट कैन की तस्वीरों की एक किताब जारी की। 88 2011 में रैटनर ने 20वीं सेंचुरी फॉक्स टेलीविजन के साथ रैट टीवी की स्थापना की। उन्होंने पूर्व एनबीसी विकास कार्यकारी क्रिस कोंटी को उद्यम के अध्यक्ष के रूप में लाया। 89 4 अगस्त 2011 को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने घोषणा की कि रैटनर डॉन मिस्टर के साथ 84वें एकेडमी अवार्ड्स का निर्माण करेंगे। 90 91 हालांकि रैटनर ने 8 नवंबर 2011 को इस्तीफा दे दिया। 92 यह टिप्पणी करने के बाद कि रिहर्सल फैक्स के लिए है। 93 94 रैटनर ने बाद में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी। 95 एडी मर्फी, जो समारोह की मेजबानी करने वाले थे, ने भी एक नई प्रोडक्शन टीम के सम्मान में इस्तीफा दे दिया।
96 रैटनर की जगह ब्रायन ग्रेजर को लिया गया। 97 और मर्फी की जगह पिछले ऑस्कर होस्ट बिली क्रिस्टल को लिया गया। 98 रैटनर ने 2015 में की वेस्ट फिल्म फेस्टिवल में ब्रेट रैटनर फ्लोरिडा स्टूडेंट फिल्ममेकर स्कॉलरशिप की घोषणा की। $5,000 की छात्रवृत्ति द कुक, द नाइफ एंड द रैबिट्स फिंगर को प्रदान की गई, जिसे अगस्टिना बोनवेंटुरा और निकोलस कैसानास ने निर्देशित किया था। 99 रैटनर ने अंतर्राष्ट्रीय पेय ब्रांड डियाजियो के साथ मिलकर द हिलहेवन लॉज का निर्माण किया, जो एक मिश्रित व्हिस्की है जिसका नाम उनके बेवर्ली हिल्स एस्टेट के नाम पर रखा गया है। 100 बोतल को एस्टेट के अनुरूप बनाया गया है और इसमें लकड़ी का कॉर्क है और बोतल का आकार बे खिड़कियों जैसा है। 101 यह पेय 26 साल पुरानी राई, 15 साल पुरानी टेनेसी व्हिस्की और 6 साल पुरानी बोरबॉन का मिश्रण है। 102 रैटनर ने मई 2017 में कान फिल्म फेस्टिवल के हिस्से के रूप में एक मुख्य भाषण दिया, जहां उन्होंने टेलीविजन को प्रोडक्शन का भविष्य बताया। 103 रैटनर ने 8वें वार्षिक कान फिल्म फाइनेंस फोरम में भाग लिया। 104 मार्च 2017 में रैटनर ने सन वैली फिल्म फेस्टिवल में फिल्म समीक्षक एकत्रीकरण साइट रॉटन टोमाटोज के खिलाफ बात की, इसे फिल्म उद्योग में एक विनाशकारी शक्ति कहा। उन्होंने पारंपरिक फिल्म आलोचकों के प्रति सम्मान व्यक्त किया और कहा कि साइट फिल्म आलोचना को एक संख्या तक सीमित कर देती है। 105 रैटनर ने साइमन विसेंथल सेंटर और म्यूजियम ऑफ टॉलरेस, 106 क्रिसलिस गेटो फिल्म स्कूल, 107 बेस्ट बडीज, 108 और लॉस एंजल्स पुलिस फाउंडेशन के बोर्ड में काम किया है। 109 उन्होंने एनवायू तिश स्कूल ऑफ द आर्ट्स के डीन काउंसिल में काम किया। 110 और तेल अवीव विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन के निदेशक मंडल में काम करते हैं। 111 उन्होंने 2013 में एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स को $1 मिलियन का दान दिया। 107 यौन उत्पीड़न के आरोप। अक्टूबर 2017 में मीटू आंदोलन के दौरान एक पूर्व प्रतिभा एजेंसी कर्मचारी ने रैटनर पर बलात्कार का आरोप लगाया। 112 1 नवंबर 2017 को ओलिविया मुन और नताशा हेनस्ट्रिच सहित 6 महिलाओं ने रैटनर पर यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न का आरोप लगाया, साथ ही बिना निमंत्रण के एक अभिनेत्री का बाथरूम में पीछा किया और जब एक अन्य अभिनेत्री भोजन देने के लिए उनके ट्रेलर में प्रवेश कर गई तो हस्तमैथुन किया। 113 114 उसी महीने इलियट पेज ने रैटनर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और तत्कालीन 18 वर्षीय पेज को समलैंगिक के रूप में, पेज के ट्रांस पुरुष के रूप में सामने आने से पहले अन्ना पैक्विन सहित कई दर्शकों के सामने उजागर किया, जिन्होंने बाद में कहानी की पुष्टि की। 115 एक पूर्व फैशन मॉडल 199 में रसेल सीमंस और रैटनर से जुड़ी एक घटना के बारे में आगे आई। 1 नवंबर 2017 को, जिस दिन 6 महिलाओं के आरोप लगे, उसी दिन वार्नर ब्रदर्स ने घोषणा की कि उसने रैटनर के साथ संबंध तोड़ लिए हैं। इसके बाद रैटनर ने घोषणा की कि वह वार्नर ब्रदर्स से जुड़ी सभी गतिविधियों से दूर जा रहे हैं और वार्नर ब्रदर्स इस मुद्दे की समीक्षा कर रहे हैं। 117 118 119 120 अप्रैल 2018 में वार्नर ब्रदर्स ने घोषणा की कि वे रैटपैक के साथ अपने $450 मिलियन के सहनिर्माण सौदे को नवीनीकृत नहीं करेंगे। 121 फिल्मोग्राफी। 2004 में रैटनर ने आफ्टर द सनसेट का निर्देशन किया, जिसमें पियर्स ब्रॉसन और सल्मा हायेक ने मुख्य भूमिका निभाई। एक्शन कॉमेडी फिल्म एक मास्टर चोर के इर्दगिर्द घूमती है, जो एक आखिरी बड़ा स्कोर बनाता है, जिसका पीछा एक FBI एजेंट करता है। 47 बेहतर स्रोत की आवश्यकता है। 2006 में रैटनर ने एक्समेन द लास्ट स्टैंड का निर्देशन किया। 48 फिर रश ऑवर 3 का निर्देशन किया, जो 2007 में रिलीज हुआ। 49 रैटनर ने 2008 में एनकोर लास वेगास के शीर्ष पर स्टीव व्यान को प्रदर्शित करते हुए व्यान लास वेगास के लिए एक टेलीविजन विज्ञापन का निर्देशन किया। 51 उसी वर्ष रैटनर ने बेन स्टिलर और एडी मर्फी अभिनीत कॉमेडी कैपर टॉवर हीस्ट का निर्देशन किया।
यह फिल्म मूल रूप से एडी मर्फी के एक विचार पर आधारित थी जिसका शीर्षक ट्रंप हीस था, और यह डोनाल्ड ट्रंप के असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा ट्रंप टॉवर को लूटने की योजना के बारे में थी। हालांकि ट्रंप के संदर्भों को फिल्म से हटा दिया गया था। 52-53 2021 की शुरुआत में रैटनर ने घोषणा की कि वह लंबे समय से प्रतीक्षित मिल्ली वानिली बायोपिक का निर्देशन करेंगे, जो मिलेनियम मीडिया के लिए पैरामाउंट की 2014 की फिल्म हरक्यूलिस के बाद उनका पहला प्रोजेक्ट होगा। फरवरी 2021 में मिलेनियम मीडिया ने कहा कि वह रैटनर के प्रोजेक्ट के साथ आगे नहीं बढ़ेगा। 54 उत्पादन रैटनर टेलीविजन सीरीज प्रिजन ब्रेक के कार्यकारी निर्माता थे, जो 2005 से 2009 तक प्रसारित हुआ, 55 और इसके पायलट एपिसोड का निर्देशन किया। 56 2011 में रैटनर ने टीवी डॉक्यूमेंट्री अमेरिकन मास्टर्स वुडी एलेन ए डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया। 57 उसी वर्ष उन्होंने हॉरिबल बॉसेस का निर्माण किया, जो कर्मचारियों द्वारा अपने मालिकों को मारने की साजिश रचने के बारे में एक कॉमेडी थी। 58 उनसप हॉरिबल बॉसेस ने अपने पहले सप्ताहांत में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर $28.1 मिलियन की कमाई की। 60 रैटनर ने स्नो व्हाइट मिरर मिरर 2012 का रीमेक बनाया, जो मेलिसा वॉलेक की पटकथा द ब्रदर्स ग्रिम स्नो व्हाइट पर आधारित है। 2014 में उन्होंने हॉरिबल बॉसेस 2 का निर्माण किया, जो उनकी 2011 की फिल्म का सीक्वल था। बासप रैटनर ने रश ऑवर फिल्म श्रृंखला पर आधारित रश ऑवर टीवी श्रृंखला का कार्यकारी निर्माण किया। 63-64 2015 में रैटनर ने ब्लैक मास का निर्माण किया, जो गैंगस्टर जेम्स व्हाइटी बुल्गर के बारे में एक बायोपिक थी जिसे जॉनी डेप ने निभाया था। 66 उसी वर्ष रैटनर लियोनार्डो डिकैप्रियो अभिनीत द रेवेनेंट के कार्यकारी निर्माता थे। 67 वह टॉड फिलिप्स द्वारा निर्देशित और जोना हिल और माइल्स टेलर द्वारा अभिनीत 2016 की फिल्म वॉर डॉग्स के कार्यकारी निर्माता थे। रैट पैक एंटरटेनमेंट दिसंबर 2012 में रैटनर और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया मुगल जेम्स पैकर ने रैट पैक एंटरटेनमेंट नामक एक संयुक्त उद्यम बनाया। यह फर्म स्वतंत्र फिल्मों का निर्माण करेगी और एक प्रमुख स्टूडियो के साथ बड़े बजट की फिल्मों का सहनिर्माण करेगी। 69 कंपनी में पैकर की हिस्सेदारी बाद में लेन ब्लावात्निक के फर्स्ट एक्सेस एंटरटेनमेंट द्वारा खरीद ली गई थी। कंपनी सालाना 25 फिल्में बनाती है। 2017 तक कंपनी ने 50 से अधिक फिल्मों का सहवित्त पोषण किया, जिन्हें 51 ऑस्कर नामांकन मिले और बॉक्स ऑफिस पर कुल $10 बिलियन से अधिक की कमाई हुई। 71 रैट पैक और ड्यून एंटरटेनमेंट ने एक फिल्म निवेश वाहन बनाया, जिसने सितंबर 2013 में वार्नर ब्रदर्स के साथ एक बहुवर्षीय 75 फिल्म सहनिर्माण साझेदारी में प्रवेश किया। 72 कंपनी ने न्यू रीजेंसी, विज्ञापन फर्म WPP, CMC कैपिटल पार्टनर्स और शंघाई मीडिया ग्रुप के साथ साझेदारी की है। 73 रैटनर ने CMC के साथ मिलकर चीनी मीडिया कंपनियों में निवेश के उद्देश्य से एक फंड बनाया। 74 ग्रेविटी की रिलीज के बाद रैटनर ने $40 मिलियन कमाए, जो रैटपैक का पहला निवेश था। 75 76 77 जून 2014 में रैटनर के रैटपैक एंटरटेनमेंट और क्लास 5 फिल्म्स ने जॉन मुआलेम द्वारा लिखे गए गैर-काल्पनिक लेख अमेरिकन हिप्पोपोटामस के फिल्म अधिकार हासिल किए, जो 1910 में हिप्पोपोटामस आयात करने के लिए अमेरिका में मांस की कमी के बारे में था। फिल्म का निर्माण रैटनर ने एडवर्ड नॉर्टन और विलियम मिग्लियोर के सहयोग से किया था। 78 18 अप्रैल 2017 को एक्सेस इंडस्ट्रीज की एक सहायक कंपनी एक्सेस एंटरटेनमेंट ने रैटपैक में जेम्स पैकर की स्वामित्व हिस्सेदारी हासिल कर ली। 79 अगले वर्ष वार्नर ब्रदर्स ने घोषणा की कि वे ब्रेट रैटनर के यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद कंपनी के साथ संबंध तोड़ रहे हैं। रैम्पेज वार्नर ब्रदर्स के साथ कंपनी द्वारा सहवित्त पोषित की जाने वाली अंतिम फिल्म थी और कुल मिलाकर रैटपैक द्वारा निर्मित अंतिम फिल्म थी। 80 नवंबर 2018 में 76 वार्नर ब्रदर्स फिल्मों की एक लाइब्रेरी में रैटपैकर्यून की अल्पमत स्वामित्व हिस्सेदारी को बिक्री के लिए रखा गया था,
जिसमें फंड में निवेशकों ने लाइब्रेरी को नकद निकालने के लिए समर्थन दिया था। 81 वाइन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स ने लाइब्रेरी के लिए ऊंची बोली लगाई। ब्रेट रैटनर, जन्म 28 मार्च 1969, एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक और निर्माता है। उन्होंने रश ऑवर फिल्म सीरीज, द फैमिली मैन, रेड ड्रैगन, एक्समेन, द लास्ट स्टैंड, टॉवर हीस्ट और हरक्यूलिस का निर्देशन किया। वह कई फिल्मों के निर्माता है, जिनमें हॉरिबल बॉसेस सीरीज शामिल है, साथ ही अन्य परियोजनाओं के कार्यकारी निर्माता भी है, जिनमें फिल्में द रेवेनेंट और वॉर डॉग्स 2, 3, 4 और टेलीविजन सीरीज प्रिजन ब्रेक शामिल है। रैटनर ने 1990 के दशक में संगीत वीडियो के साथ निर्देशन की शुरुआत की। 5 और 1997 में अपनी पहली मोशन पिक्चर मनी टॉक्स का निर्देशन किया। 6 कुल मिलाकर रैटनर द्वारा निर्देशित फिल्मों ने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर $2 बिलियन से अधिक की कमाई की है। 5 रैटनर फिल्म निर्माण कंपनी रैटपैक एंटरटेनमेंट के सह-संस्थापक है। रैटनर ने सितंबर 2013 में वार्नर ब्रदर्स के साथ सहनिर्माण सौदे के लिए ड्यून एंटरटेनमेंट के साथ रैटपैक की साझेदारी का नेतृत्व किया, जिसमें 75 फिल्में शामिल थीं। साथ रैटपैक एंटरटेनमेंट ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस प्राप्तियों में $17 बिलियन से अधिक की 81 नाटकीय रूप से रिलीज मोशन पिक्चर्स का सहवित्त पोषण किया है। जनवरी 2017 में रैटनर को मोशन पिक्चर इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिला, जो 6801 हॉलीवुड बुलेवार्ड पर स्थित है। 8-9 2017 में हॉलीवुड की कई महिलाओं ने रैटनर के खिलाफ यौन दुराचार, यौन उत्पीड़न या उत्पीड़न के आरोप लगाए। 10 उन्होंने तब से हॉलीवुड में कोई फिल्म नहीं बनाई है और वे 2023 में इजराइल चले गए। 11 प्रारंभिक जीवन। रैटनर का जन्म और पालनपोषण फ्लोरिडा के मियामी बीच में हुआ। वे मार्शा प्रेसमैन और रोनाल्ड रैटनर के बेटे हैं। 12-13 वे एक मध्यम वर्गीय यहूदी परिवार में पले बढ़े। 14 उनके दादा डीकॉन मेल ऑर्डर रैट पॉइजन कंपनी के संस्थापक और रियल एस्टेट डेवलपर ली रैटनर थे। 15, 16, 17, 18 उनकी मां का जन्म क्यूबा में हुआ था और वे 1960 के दशक में अपने माता-पिता फैनिता और मारियो प्रेसमैन के साथ अमेरिका आ गई थी, जिनके परिवार मूल रूप से पूर्वी यूरोप से क्यूबा चले गए थे। 19, 20, 18 जब रैटनर का जन्म हुआ तब उनकी मां 16 वर्ष की थी। 14 रैटनर ने कहा है कि वह वास्तव में अपने जैविक पिता को नहीं जानता था और वह एल्विन माल्निक को अपना पिता मानता है, जो कथित रूप से संगठित अपराध से जुड़े एक वकील और व्यवसायी है। 21, 22, 23 जिन्होंने मियामी बीच में द फोर्ज रेस्तरां खोला था, जिन्होंने उनका पालनपोषण किया। 24 माल्निक ली रैटनर के दोस्त थे और मार्शा प्रेसमैन के साथ रोमांटिक रूप से जुड़े नहीं थे। 18 रैटनर के जैविक पिता मियामी बीच में बेघर हो गए, एक ऐसी स्थिति जिसने ब्रेट रैटनर को राष्ट्रव्यापी गैर-लाभकारी संगठन क्रिसलिस का बोर्ड सदस्य बनने के लिए प्रेरित किया, जो बेघर लोगों को काम खोजने में मदद करता है। 25 रैटनर ने रब्बी अलेक्जेंडर एस ग्रॉस हिब्रू अकादमी 26 प्राथमिक स्कूल में भाग लिया और इज़राइल में अलेक्जेंडर मुस हाई स्कूल में भाग लिया। 18 और 1986 में मियामी बीच सीनियर हाई स्कूल से स्नातक किया। मियामी बीच में बड़े होने के दौरान रैटनर स्कारफेस के सेट पर एक अतिरिक्त कलाकार थे और शहर के चारों ओर मियामी वाइस फिल्म देखने में सक्षम थे। 27 रैटनर के हाई स्कूल स्नातक होने से कुछ समय पहले उनकी मां और जैविक पिता ने उनकी स्थिति को वैध बनाने के इरादे से शादी कर ली। 18 वह 1990 में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से स्नातक है। 28 2010 में उन्होंने मार्टिन स्कॉर्सेसे की 1980 की फिल्म रेजिंग बुल को फिल्म की दुनिया में प्रवेश करने की प्रेरणा के रूप में उद्धृत किया। 29 आजीविका रास्ते पर लाने वाला। रैटनर ने 1990 के दशक में संगीत वीडियो का निर्देशन करना शुरू किया। 5 जब वे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी तिश स्कूल ऑफ द आर्ट्स में द्वितीय वर्ष के छात्र थे, तब वे मोक बिग मैन ऑन कैंपस के प्रबंधक और कार्यकारी निर्माता थे, जो पहले श्वेत रैप समूहों में से एक था। 30 एनवायू में छात्र रहते हुए
उन्होंने अपनी पहली लघु फिल्म व्हाटएवर हैपेंड टू मेसनरीज रिलीज की। 31 रैप समूह पब्लिक एनिमी ने फिल्म के प्रीमियर में भाग लिया और रैटनर को समूह के संगीत वीडियो बनाने के लिए कहा। 5 रैटनर ने रेडमैन, एलएल कूल जे, हैवी डी और वुतांग क्लान के साथ काम करने से पहले प्रधानमंत्री पीट नाइस के लिए डेब्यू वीडियो किया। 32 उन्होंने मारिया केरी, 33 मैडोना, माइली साइरस, 34 जेजेड 5 जैसे कलाकारों के लिए संगीत वीडियो का निर्देशन किया। 35 उन्होंने कैरी की वी बिलोंग टुगेदर, आई स्टिल बिलीव, ऑब्सेस्ड और हार्ट ब्रेकर और अन्य का निर्देशन किया। 37 रैटनर ने 1997 में मनी टॉक्स का निर्देशन करके अपनी मोशन पिक्चर की शुरुआत की थी। यह फिल्म एक जेल ब्रेक का आयोजन करने के आरोपी एक ठग के बारे में एक एक्शन कॉमेडी थी, जो कॉमेडियन क्रिस टकर के साथ रैटनर का पहला सहयोग था। फिल्म का बजट $25 मिलियन था। 38 1998 में उन्होंने रश ऑवर का निर्देशन किया, जो जैकी चैन और क्रिस टकर अभिनीत एक एक्शन कॉमेडी थी, जिसे सितंबर 1998 में रिलीज किया गया और यह स्टूडियो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी बन गई। 39-40 रैटनर प्रोडक्शन को प्रेरित करने के लिए सेट पर संगीत का उपयोग करते हैं और रश ऑवर को फिल्माते समय प्रेरणा के लिए उन्होंने माइकल जैक्सन का एक गाना बजाया जो क्रिस टकर के एक दृश्य के बीच में नाचने के बाद फिल्म में शामिल हो गया। 41 रैटनर ने 2000 में निकोलस केज अभिनीत ड्रामा द फैमिली मैन का निर्देशन किया। 42 2001 में रैटनर ने रश ऑवर 2 का निर्देशन किया। 43-44 2002 में उन्होंने रेड ड्रैगन का निर्देशन किया, जो हैनिबल लेक्टर के बारे में द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स का प्रीक्वल था। बिग एप्पल बैंड के रूप में रॉजर्स और एडवर्ड्स ने एशफोर्ड एन सिम्पसन और लूथर वैंड्रॉस के साथ काम किया। चूंकि न्यूयॉर्क के एक अन्य कलाकार वाल्टर मर्फी का बैंड द बिग एप्पल बैंड था, इसलिए 1977 में रॉजर्स और एडवर्ड्स ने बैंड का नाम बदलकर चिक रख दिया। उद्धरण वांछित रॉक्सी म्यूजिक से प्रेरित होकर चिक ने एक ऐसी ध्वनि विकसित की जो जैज, सोल और फंक ग्रूव्स का एक संलयन थी जिसमें यूरोपीय प्रभाव वाली धुनें और गीत थे। 26 गिग्स के बीच उन्होंने तत्कालीन बॉस लूथर वैंड्रॉस के साथ गायन पर डांस 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 गीत रिकॉर्ड किया। 27 मूल रूप से बुद्ध रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया गया। यह एक हिट था जब इसे 1977 की गर्मियों में अटलांटिक द्वारा फिर से जारी किया गया था। अटलांटिक ने रॉजर्स और एडवर्ड्स के साथ एक एल्बम विकल्प चुना, जिन्होंने जल्दी ही और गाने लिखे, और नवंबर में चिक की स्वशीर्षक पहली रिलीज हुई। 28 बैंड ने कई शीर्ष 10 हिट गाने बनाए, जिनमें ले फ्रिक, आई वांट योर लव, एवरीबॉडी डांस, 29 डांस डांस डांस, योसा योसा योसा, 30 माई फॉरबिडन लवर और गुड टाइम्स शामिल हैं, जो क्लब पॉप R&B मानक बन गए। 31-32 ले फ्रिक उस समय अटलांटिक रिकॉर्ड्स का एकमात्र ट्रिपल प्लैटिनम सेलिंग सिंगल था। 33 और गुड टाइम्स उस वर्ष के डिस्को सक्स अभियान के बावजूद अगस्त 1979 में नंबर 1 पर पहुंच गया। 34 चिक के पहले सिंगल्स की सफलता ने अटलांटिक को रॉजर्स और एडवर्ड्स को अपने रोस्टर पर किसी भी एक्ट का निर्माण करने का अवसर देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सिस्टर स्लेज को चुना, जिसका 1979 का एल्बम वी आर फैमिली 35 बिलबोर्ड चार्ट पर 3 पर पहुंचा, जो 1980 तक अच्छी तरह से चार्ट में रहा। पहले 2 सिंगल्स हीज द ग्रेटेस्ट डांसर और टाइटल कट वी आर फैमिली दोनों R&B चार्ट पर नंबर 1 पर पहुंचे और पॉप चार्ट पर क्रमशः नंबर 6 और नंबर 2 पर पहुंचे। 36-37-38 अप्रैल 2018 में वी आर फैमिली को लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में संरक्षित करने के लिए चुना गया था। 35 1980 का दशक डायना रॉस, डेविड बॉवी, INXS, मैडोना, ड्यूरन ड्यूरन। 1979 के डिस्को बैकलैश ने चिक को पटरी से उतार दिया और एडवर्ड्स काम से पीछे हट गए। 39 जबकि रॉजर्स का ड्रग उपयोग तेज हो गया। 17 रॉजर्स और एडवर्ड्स ने अनुबंध के तहत अपना अंतिम अटलांटिक एल्बम बिलीवर 1982 में दिया।
40 उन्होंने 1980 में एक साथ अपने आखिरी प्रोजेक्ट को पूरा किया, डायना रॉस के लिए एल्बम डायना को लिखा और निर्मित किया, जिसमें हिट अपसाइड डाउन, 41 और आई एम कमिंग आउट थे। 35 उन्होंने डेबोरा हैरी के 1981 के एकल एल्बम कुकू का निर्माण किया और फ्रांसीसी डिस्को एक्ट शीला और बी डेवोशन के लिए हिट स्पेसर का निर्माण किया। 42 उसी समय अवधि के दौरान चिक के गीत गुड टाइम्स को द शुगर हिल गैंग के रैपर डिलाइट पर सैंपल किया गया था। इस गीत ने क्वीन सहित अन्य की आवाज को प्रभावित करना जारी रखा। 1980 की हिट अंदर वन बाइट्स द डस्ट और ब्लोंडी, जिसने रैप्चर के साथ एक हिट हासिल की। 33 चिक के ब्रेकअप के बाद रॉजर्स ने अपना पहला एकल एल्बम एडवेंचर्स इन द लैंड ऑफ द गुर ग्रूव जारी किया। 43 चूंकि अब चिक उनका अधिकांश समय नहीं ले रहा था, इसलिए रॉजर्स अन्य कलाकारों के साथ काम करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र थे। 44 उन्होंने डेविड बॉवी के सबसे ज्यादा बिकने वाले एल्बम लेट्स डांस का निर्माण किया, जिसमें हिट एकल लेट्स डांस, चाइना गर्ल और मॉडर्न लव थे। उन्होंने आईएनएक्सेस के एकल ओरिजिनल सिन का निर्माण किया और 1984 में उन्होंने मैडोना के एल्बम लाइक अ वर्जिन का निर्माण किया, जिसमें इसके टाइटल ट्रैक मटेरियल गर्ल और ड्रेस यू अप सहित 4 हिट एकल थे। 45-46 उन्होंने ड्यूरन ड्यूरन के साथ बड़े पैमाने पर काम किया, उनके सबसे ज्यादा बिकने वाले एकल द रिफ्लेक्स का रीमिक्स किया, उनके 1984 के लाइव एल्बम एरिना में वाइल्ड बॉयज का निर्माण किया और एल्बम नोटोरियस का सहनिर्माण किया। 47 1985 में रॉजर्स ने शीना ईस्टन, जेफ बेक, थॉम्पसन ट्विंस, मिक जैगर और अन्य के लिए एल्बम का निर्माण किया। 29 और मैडोना और थॉम्पसन ट्विंस के साथ लाइव एड में प्रदर्शन किया। 48 वर्ष के अंत में उन्हें बिलबोर्ड द्वारा दुनिया में एक एकल निर्माता का नाम दिया गया था। 49 दशक के अंत में उन्होंने ग्रेस जोन्स, अल जरारू, एल का अर्थ है लवर, अर्थ विंड एंड फायर के गायक फिलिप बेली के लिए एल्बम का निर्माण किया और स्टीव विनवुड के साथ हायर लव पर प्रदर्शन किया, साथ ही सिंडी लॉपर और अन्य के लिए रिकॉर्ड पर भी प्रदर्शन किया। 50-51 1989 में उन्होंने B52 के मल्टी प्लैटिनम एल्बम कॉस्मिक थिंग का सहनिर्माण किया। यह बिलबोर्ड 200 एल्बम चार्ट पर नंबर 4 पर पहुंच गया। 52 उन्होंने वर्क इन ओवरटाइम, डायना रॉस की मोटाउन में वापसी, 53 और अल्फाबेट सिटी, ग्रेमलिन्स, 54 व्हाइट नाइट्स, 55 बेहतर स्रोत की आवश्यकता और द फ्लाई के साउंड ट्रैक का निर्माण किया। 56 बेहतर स्रोत की आवश्यकता, बाद में उन्होंने फिल्म कमिंग टू अमेरिका के लिए अपना पहला ऑर्केस्ट्रा साउंड ट्रैक तैयार किया। 57-58 रॉजर्स ने 1987 में डेविड लेटरमैन के गिटारवादक, संगीतकार और गायिका फेलिसिया कोलिंस और फ्रांसीसी सत्र संगीतकार, निर्माता, संगीतकार और कीबोर्डवादक फिलिप सैसे के साथ अल्पकालिक प्रयोगात्मक बैंड आउटलाउड का गठन किया। तिकरी ने वार्नर ब्रदर्स रिकॉर्ड्स पर एक एकल एल्बम आउट लाउड जारी किया। 1990 का दशक, प्रोडक्शन, पुनर्गठित चिक और एडवर्ड्स की मृत्यु, समथिंग एल से। नाइल रॉजर्स अपने ले क्रिब स्टूडियो में। 1999 सितंबर 1990 में स्टीव रे वॉन की मृत्यु के तुरंत बाद रॉजर्स द्वारा निर्मित वॉन ब्रदर्स एल्बम फैमिली स्टाइल रिलीज किया गया। 60 उन्होंने दशक के आरंभ में डेविड बॉवी, एरिक क्लैप्टन, 61 द B52, डेविड ली रोथ, 62 रिक ओकेसेक, 63 द स्ट्रे कैट्स, 64 और अन्य के लिए रिकॉर्ड बनाए और थेल्मा एंड लुइस, कूल वर्ल्ड, 65 और द बीविस एंड बटहेड एक्सपीरियंस के साउंड ट्रैक पर काम किया। नाइल ग्रेगरी रॉजर्स जूनियर, जन्म 19 सितंबर 1952, एक अमेरिकी संगीतकार, गीतकार और रिकॉर्ड निर्माता है। चिक के सहसंस्थापक, उन्होंने रिकॉर्ड लिखे, निर्मित किए और प्रदर्शन किए हैं, जिन्होंने दुनिया भर में 500 मिलियन से अधिक एल्बम और 75 मिलियन एकल बेचे हैं। रॉजर्स रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम और सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम के सदस्य हैं। उन्हें ग्रैमी लाइफटाइम अचीवमेंट, स्पेशल मेरिट अवार्ड सहित 6 ग्रैमी पुरस्कार मिले हैं। अपनी चकिंग गिटार शैली के लिए जाने जाने वाले 2014 में रोलिंग स्टोन ने लिखा था कि नाइल रॉजर्स के करियर का पूरा दायरा अभी भी समझना मुश्किल है। 3-4 2023 में
रोलिंग स्टोन ने रॉजर्स को अब तक के 250 महानतम गिटारवादकों की सूची में 7वें स्थान पर रखा, जिसमें लिखा था, वह प्रभावशाली है, फिर वह बड़े पैमाने पर प्रभावशाली है, फिर वह नाइल रॉजर्स है। एक सच्चे इनोवेटर जो कभी धीमे नहीं पड़ते, अभी भी अपने गिटार के साथ इतिहास बना रहे हैं। 5. 1972 में बासिस्ट बर्नार्ड एडवर्ड्स के साथ बिग एप्पल बैंड के रूप में गठित 6-7 चिक ने 1977 में अपना स्वशीर्षक डेब्यू एल्बम जारी किया। इसमें हिट सिंगल्स डांस डांस डांस, योसा 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 और एवरीबडी डांस शामिल थे। 1978 के एल्बम सीएस चिक में आई वांट योर लव और ले फ्रिक शामिल थे, जिनमें से बाद वाले ने दुनिया भर में 7 मिलियन से अधिक सिंगल्स बेचे। 1979 के एल्बम रिस्क का गाना गुड टाइम्स पॉप और सोल चार्ट पर नंबर 1 सिंगल था, और यह सभी समय के सबसे ज्यादा सैंपल किए गए गानों में से एक बन गया, मुख्य रूप से हिप हॉप में, जिसकी शुरुआत सुगरहिल गैंग के रैपर डिलाइट से हुई। 8-9 एडवर्ड्स के साथ रॉजर्स ने अन्य कलाकारों के लिए संगीत लिखा और निर्मित किया, जिसमें ही इज द ग्रेटेस्ट डांसर और वी आर फैमिली, सिस्टर स्लेज के लिए, और आई एम कमिंग आउट और अपसाइड डाउन, डायना रॉस के लिए गाने शामिल हैं। 10 1983 में चिक के टूटने के बाद रॉजर्स ने अन्य कलाकारों के लिए एल्बम और एकल का निर्माण किया, जिसमें डेविड बॉवी के लेट्स डांस, INXS द्वारा ओरिजिनल सिन, ड्यूरन ड्यूरन के द रिफ्लेक्स और नोटोरियस, और मैडोना के लाइक अ वर्जिन शामिल है। 11 उन्होंने द B-52, जेफ बेक, डफ्ट पंक, मिक जैगर, कोल्डप्ले, ग्रेस जोन्स, द वॉन ब्रदर्स, ब्रायन फेरी, क्रिस्टीना एग्विलेरा और लेडी गागा सहित कलाकारों के साथ काम किया। उन्होंने 2014 में डफ्ट पंक के रैंडम एक्सेस मेमोरीज पर अपने काम के लिए 3 ग्रैमी पुरस्कार जीते। 12, 13 और 2023 में बेयोंसे के साथ उनके एल्बम रेनेसां पर उनके काम के लिए 2 पुरस्कार जीते। 2018 में रॉजर्स ने सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली संगीत बौद्धिक संपदा निवेश कंपनी हिप्नोसिस सॉन्ग्स फंड की सह स्थापना की। प्रारंभिक जीवन। रॉजर्स का जन्म 19 सितंबर 1952 को लोअर ईस्ट साइड, न्यूयॉर्क शहर में बेवरली गुरमैन के घर हुआ था। जब वह 14 साल की थी, तब उसने रॉजर्स को जन्म दिया। उनके जैविक पिता, नाइल रॉजर्स सीनियर, एक यात्रा करने वाले तालवादक थे, जो एफ्रो-क्यूबा बीट्स में माहिर थे और रॉजर्स के बड़े होने के दौरान शायद ही कभी मौजूद थे। हालांकि उनके जीवन में प्रभावशाली, रॉजर्स ने अपने पिता को 1970 में उनकी मृत्यु से पहले केवल मुट्ठी भर बार देखा था। 14 1959 में गुरमैन ने बॉबी ग्लेजरॉक से शादी की। रॉजर्स ने अपनी 2011 की आत्मकथा में ग्लेजरॉक का वर्णन बीटनिक PhD के रूप में किया, जिनके अवलोकन में ऐसे कौन थे जो माइल्स डेविस को उनके कूल पर विचार करने के लिए मजबूर कर देंगे। 15 रिचर्ड प्रायर, थेलोनियस मोंक और लेनी ब्रूस अक्सर ग्रीनविच विलेज में उनके घर आते थे। 16 ग्लेजरॉक और गुरमैन हेरोइन के आदी थे, और रॉजर्स ने 13 साल की उम्र में ड्रग्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। 17 16 साल की उम्र में गिटार बजाना सीखने से पहले रॉजर्स ने बांसुरी और शहनाई बजाई। 18 किशोरावस्था में उन्होंने अफ्रीकी, फारसी, लैटिन, जैज और बुगालू बैंड के साथ गिटार बजाया। 19 वह न्यूयॉर्क ब्लैक पैंथर पार्टी की लोअर मैनहट्टन शाखा के उपनेता बन गए। 20 उनका पालनपोषण एक कैथोलिक के रूप में हुआ। 21 रॉजर्स के चचेरे भाई, ट्रम्पेटर रॉबर्ट स्पाइक मिकेंस, 1964 से 1986 तक कूल एंड द गैंग के सदस्य थे। 22 आजीविका। 1970 का दशक, चिक, ले फ्रिक, सिस्टर स्लेज का गठन। रॉजर्स की मुलाकात बासिस्ट बर्नार्ड एडवर्ड्स से 1970 में हुई, जब वे सेसम स्ट्रीट स्टेज शो के लिए एक टूरिंग म्यूजिशियन के रूप में काम कर रहे थे। साथ में उन्होंने द बिग एप्पल बैंड का गठन किया और शुरुआत में वोकल ग्रुप न्यूयॉर्क सिटी, आई एम डूइन फाइन नाउ, के लिए बैकअप म्यूजिशियन के रूप में काम किया। न्यूयॉर्क सिटी के एक हिट ने उन्हें बड़े पैमाने पर दौरे करने की अनुमति दी। 1973 में अपने पहले विश्व दौरे के अमेरिकी चरण में द जैक्सन 5 के लिए ओपनिंग की। 23
24 बैंड तब भंग हो गया जब उनका दूसरा एल्बम हिट नहीं दे पाया। रॉजर्स और एडवर्ड्स ने बाद में ड्रमर टोनी थॉम्पसन के साथ मिलकर द बॉयज का गठन किया, जो ईस्ट कोस्ट में हर जगह पर प्रदर्शन करते थे। हालांकि लेबल में दिलचस्पी थी, लेकिन रिकॉर्ड कंपनियों ने बैंड को तब ठुकरा दिया जब उन्हें पता चला कि इसके सदस्य अश्वेत है, क्योंकि उन्हें लगा कि अश्वेत रॉक कलाकारों को बढ़ावा देना बहुत मुश्किल होगा। 25 जून 2017 की शाम को रॉजर्स और चिक पिरामिड स्टेज पर हेडलाइनर के रूप में करीब 1 लाख दर्शकों के लिए ग्लास्टनबरी फेस्टिवल में वापस आए। 106 उसी वर्ष सितंबर में जॉर्ज माइकल के गीत फैंटेसी का एक संस्करण जारी किया गया था, जिसका श्रेय जॉर्ज माइकल फीचरिंग नाइल रॉजर्स को दिया गया था। 1990 में माइकल के लेबल द्वारा बी-साइड के रूप में जारी किए गए ट्रैक को रॉजर्स द्वारा फिर से तैयार किया गया और उन्हें गिटार पर प्रमुखता से दिखाया गया। यह माइकल की एकमात्र मरणोपरांत रिलीज थी। 107 जून 2018 में टिल द वर्ल्ड फॉल्स 1992 के बाद से नाइल रॉजर्स एंड थाट के पहले एल्बम इट्स अबाउट टाइम का पहला सिंगल रिलीज किया गया था। इस गाने में मुरा मासा, कोशा और विक मेसा थे। 108 एल्बम सितंबर 2018 में रिलीज हुआ और यूके में टॉप 10 में पहुंचा। यह 25 वर्षों में टॉप 10 में पहुंचने वाला पहला थाट रिकॉर्ड था। 109 एल्बम के 2 सिंगल्स बाद में रिलीज किए गए, सोबर जिसमें क्रेग डेविड और स्टेफ्लॉन डॉन शामिल है, और डू यू वाना पार्टी जिसमें लंचमनी लुइस शामिल है। दिसंबर 2018 में नाइल रॉजर्स एंड थाट ने अपना पहला यूके एरिना टूर शुरू किया। 110 उन्हें जनवरी 2019 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय समूह श्रेणी में ब्रिट पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 111 जुलाई 2018 में रॉजर्स ने मर्क मर्क्यूरिडिस के साथ मिलकर हिप्नोसिस सॉन्ग्स फंड की स्थापना की, एक आईपी निवेश और गीत प्रबंधन कंपनी। हिप्नोसिस सॉन्ग्स फंड उस वर्ष बाद में सार्वजनिक हो गई। 112 नवंबर 2018 में लेफ्री की 40वीं वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए राइनो अटलांटिक ने द चिक ऑर्गेनाइजेशन 1977 से 79 जारी किया, जो 6 सीडी का बॉक्स सेट है, जिसमें चिक के पहले 3 एल्बम, सिस्टर स्लेज का वीआर फैमिली और दुर्लभ चीजों का संग्रह शामिल है, जिसमें चिक के पहले सिंगल की प्रतिकृति 1977 में बुद्ध रिकॉर्ड्स द्वारा जारी डांस 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 योसा 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 के लिए 12 इंच प्रोमो शामिल है। 114 जनवरी 2019 में रॉजर्स ने अमेरिकी सरकार के शटडाउन के दौरान वाशिंगटन डीसी में एमजीएम नेशनल हार्बर में नाइल रॉजर्स एंड चिक कॉन्सर्ट के लिए छुट्टी पर गए अमेरिकी संघीय कर्मचारियों को 600 मुफ्त टिकट की पेशकश की। 115 उन्होंने 12 जुलाई 2019 को कार्डिफ कैसल में प्रदर्शन किया और 17 फरवरी 2020 को उन्होंने जिंजर बेकर के लिए एरिक क्लैप्टन के श्रद्धांजलि संगीत कार्यक्रम में भाग लिया। उद्धरण आवश्यक 2020 कीथ अर्बन बेयोंसे ग्रैमीज रॉजर्स बीएसटी हाइड पार्क 2022 में प्रदर्शन करेंगे। अवधि 51 सेकंड। 51 2024 विश्व आर्थिक मंच पर रॉजर्स ने अगस्त 2020 से एप्पल म्यूजिक पर एक पॉडकास्ट होस्ट किया है। डीप हिडन मीनिंग शीर्षक से उन्होंने डेविड फोस्टर, कैरोल बेयर सेगर, ब्रायन एडम्स, टिम्बालैंड और पॉल मैकार्टनी सहित मेहमानों का साक्षात्कार लिया है। 117 इसे 2024 में ब्रिटिश पॉडकास्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 118 13 नवंबर 2020 को रॉजर्स को बीबीसी रेडियो 2 के ऑल स्टार्स चिल्ड्रन इन नीड चैरिटी सिंगल के हिस्से के रूप में स्टॉप क्राइंग योर हार्ट आउट पर दिखाया गया था। 119 यह सिंगल आधिकारिक यूके सिंगल्स चार्ट 120 पर नंबर 7 पर शुरू हुआ और आधिकारिक यूके सिंगल सेल्स चार्ट और आधिकारिक यूके सिंगल्स डाउनलोड चार्ट दोनों पर नंबर 1 पर रहा। 121 अन्य कलाकारों के अलावा 2021 में रॉजर्स ने जैक सवेरेट्टी, उनके एल्बम यूरोपियाना के लिए, और कीथ अर्बन के साथ काम किया।
उद्धरण वांछित अप्रैल 2021 में उन्होंने अर्बन और ब्रेलैंड के साथ मिलकर द केज के लिए म्यूजिक वीडियो बनाया, जो अर्बन के 2020 एल्बम द स्पीड ऑफ नाउ पार्ट 1 का एक ट्रैक था। 122 उन्होंने द बिग डिसाइडर का निर्माण किया, जो द जूटन्स का 13 साल का पहला एल्बम था। 123 2021 की गर्मियों में रॉजर्स ने कॉन्स्टेलेशन इमर्सिव के साथ मिलकर डिस्को-ओएसिस लॉन्च किया, जो रैंचो पालोस वर्डेस के साउथ कोस्ट बॉटनिक गार्डन में 1970 के दशक की थीम पर आधारित डिस्को और रोलर स्केटिंग पॉपअप पार्टी है। कोविड-19 महामारी के दौरान बाहरी अनुभव प्रदान करने के लिए विकसित डीजे उन रिकॉर्ड्स के क्रेज से संगीत का चयन करते हैं जिन्हें रॉजर्स ने अपने व्यक्तिगत संग्रह से चुना है। 124 जुलाई 2022 में हिप्नोसिस सॉन्ग्स फंड का मूल्य 2.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 125 पृथ्वी से लगभग 300 मिलियन मील दूर एक क्षुद्रग्रह का नाम 2022 में रॉजर्स के 70वें जन्मदिन के सम्मान में नाइल रॉजर्स 1,91,911 रखा गया। 126 रॉजर्स ने अपने जन्मदिन और फाउंडेशन की 20वीं वर्षगांठ दोनों को चिह्नित करने के लिए जिस संगठन की उन्होंने से स्थापना की थी, वी.आर. फैमिली फाउंडेशन को $1 मिलियन का दान दिया। 127 रॉजर्स और एडवर्ड्स ने 1992 में चिक को फिर से संगठित किया और एल्बम चिकिज्म के लिए नई सामग्री रिकॉर्ड की। 1996 में उन्होंने जापान केवल एल्बम जारी किया जिसमें पुराने चिक सामग्री को अतिथि गायक चिक फ्रीक और मोर ट्रीट्स के साथ फिर से रिकॉर्ड किया गया था। एडवर्ड्स और रॉजर्स ने जापान में स्मारक संगीत कार्यक्रमों की एक श्रृंखला में सिस्टर स्लेज, स्टीव विनवुड और स्लैश के साथ प्रदर्शन किया। 17 अप्रैल 1996 को एक संगीत कार्यक्रम के बाद एडवर्ड्स की मृत्यु हो गई। रॉजर्स ने उनके शरीर की खोज की। बाद में उन्होंने कहा कि वह एक बच्चे की तरह रोए और बहुत पीड़ित हुए, लेकिन अंततः उन्हें एहसास हुआ कि उनके लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि यही होगी कि मैं आगे बढ़ता रहूं और जितना हो सके उतना अच्छा बनूं। 69 एक साल बाद रॉजर्स एडवर्ड्स को श्रद्धांजलि देने के लिए जापान लौट आए और 1999 में रॉजर्स ने लाइव एट द बुडोकन रिलीज किया, जो एडवर्ड्स के अंतिम प्रदर्शन की एक लाइव रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग को शुद्ध रखने के लिए एल्बम को ओवरडब या बदला नहीं गया था। 71 रॉजर्स ने फिल्म साउंडट्रैक बेवरली हिल्स कॉप 3, 72 ब्लू चिप्स, 73 द फ्लिंटस्टोन्स, 74 और फीलिंग मिनेसोटा के लिए संगीत की रचना और निर्माण करते हुए फिर से लाइव कॉन्सर्ट खेलना शुरू कर दिया, जिसमें बॉब डायलन के साथ काम किया। 75 1997 में द नोटोरियस बिग ने डायना रॉस के प्लैटिनम एल्बम डायना से रॉजर्स और एडवर्ड्स के गीत आई एम कमिंग आउट का नमूना लेते हुए मो मनी मो प्रॉब्लम्स रिलीज किया। मो मनी मो प्रॉब्लम्स बिलबोर्ड हॉट 100 में 2 सप्ताह तक शीर्ष पर रहा। 76 और इसे 1998 के ग्रैमी अवार्ड के लिए एक जोड़ी या समूह द्वारा सर्वश्रेष्ठ रैप प्रदर्शन के लिए नामांकित किया गया। 77 1998 में रॉजर्स ने समथिंग एल्स म्यूजिक वर्क्स रिकॉर्ड लेबल और समथिंग डिस्ट्रीब्यूशन की स्थापना की, जो एक स्वतंत्र संगीत लेबल वितरक है। समथिंग ने वीडियो गेम साउंडट्रैक वितरित करने पर ध्यान केंद्रित किया और दुनिया का पहला 5.1 सराउंड डीवीडी गेम साउंडट्रैक एल्बम जारी किया। 78 इसके शीर्षकों में हेलो, रेजिडेंट ईविल, गियर्स ऑफ वॉर और बॉर्डरलैंड्स सीरीज शामिल है। 79 2000 का दशक, फिल्म और वीडियो गेम साउंडट्रैक, वी.आर. फैमिली फाउंडेशन। 2000 के दशक की शुरुआत में रॉजर्स ने फिल्म और वीडियो गेम साउंडट्रैक पर बड़े पैमाने पर काम किया, जिसमें हेलो 2, रश ऑवर 2, 80 स्नो डॉग्स, 81 बेहतर स्रोत की आवश्यकता है और सेमी प्रो शामिल है, जिसमें विल फेरेल ने अभिनय किया, जिन्होंने रॉजर्स के साथ शीर्षक गीत लव मी सेक्सी का सहलेखन किया। 82 2002 में रॉजर्स ने ड्यूरन ड्यूरन के मूल 5 सदस्यों के साथ फिर से काम करना शुरू किया, जब उन्होंने एस्ट्रोनॉट का सहनिर्माण किया। 83 एल्बम यूके में नंबर 3 पर पहुंच गया। 84 11 सितंबर के हमलों के बाद
रॉजर्स ने वी.आर. फैमिली रिकॉर्ड करने के लिए 200 से अधिक संगीतकारों और मशहूर हस्तियों को एक साथ लाया। इसे न्यूयॉर्क में अवतार स्टूडियो, पहले द पावर स्टेशन, जहां 1978 में वी.आर. फैमिली की मूल रिकॉर्डिंग हुई थी, और लॉस एंजिल्स में रिकॉर्ड प्लांट में रिकॉर्ड किया गया था। साथ के संगीत वीडियो का निर्देशन स्पाइक ली ने किया था। डैनी शेस्टर द्वारा निर्देशित 80 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री द मेकिंग एंड मीनिंग ऑफ वी.आर. फैमिली 85 का प्रीमियर 2002 में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। डिज्नी, निकलोडियन और पीबीएस के बीच सहयोग में 100 से अधिक बच्चों के टेलीविजन पात्रों ने वी.आर. फैमिली बच्चों के संगीत वीडियो में भाग लिया, और 11 मार्च 2002 को डिज्नी चैनल, निकलोडियन और पीबीएस 86 जुलाई 2002 में रॉजर्स ने अपने जीवन साथी नैन्सी हंट के साथ मिलकर वी.आर. फैमिली फाउंडेशन की स्थापना की। 87 एक गैर-लाभकारी संगठन जो सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देता है, साथ ही युवा लोगों की दृष्टि, प्रतिभा और विचारों का पोषण और मार्गदर्शन करता है, जो दुनिया को सकारात्मक रूप से बदल रहे हैं। यह एक वैश्विक परिवार की दृष्टि के लिए समर्पित है। 88 2010 का दशक आत्मक था। डफ्ट पंक सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम, इट्स अबाउट टाइम। 2010 में रॉजर्स। 2010 में राइनो रिकॉर्ड्स ने 4 सीडी वाला बॉक्स सेट नाइल रॉजर्स प्रेजेंट्स द चिक ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूम 1 सेवॉयर फेयर जारी किया, जिसमें पहली बार 1983 में उनके मूल विघटन तक द चिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित सभी कृतियों के ट्रैक एकत्र किए गए थे। रॉजर्स ने सेट के लिए लाइनर नोट्स प्रदान किए, जिसे 2013 में फिर से जारी किया गया। रॉजर्स की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित आत्मक था। ले फ्रीक, एन अपसाइड डाउन स्टोरी ऑफ फैमिली, डिस्को एंड डेस्टिनी को 2011 के अंत में स्पीगेल एंड ग्रू, एक रैंडम हाउस छाप द्वारा प्रकाशित किया गया था। 89 इसे रोलिंग स्टोन द्वारा सभी समय के 25 महानतम रॉक संस्मरणों में से शीर्ष 10 में से एक नामित किया गया था। 90 फरवरी 2012 में रॉजर्स ने घोषणा की कि वह इलेक्ट्रॉनिक बैंड डफ्ट पंक के साथ उनके नवीनतम एल्बम के लिए सहयोग कर रहे हैं, उनके R&B प्रभावों को छेड़ते हुए। 91 रिकॉर्ड रैंडम एक्सेस मेमोरीज 2013 में रिलीज किया गया था। रॉजर्स ने 3 ट्रैक पर गिटार बजाया और सहलेखन किया, गिव लाइफ बैक टू म्यूजिक, लूज योरसेल्फ टू डांस और गेट लकी। अप्रैल में गेट लकी ने रिलीज होने के केवल 24 घंटे बाद यूके सिंगल्स चार्ट में नंबर 3 पर प्रवेश किया और 2 सप्ताह बाद नंबर 1 पर पहुंच गया। आधिकारिक चार्ट कंपनी के साथ एक साक्षात्कार में रॉजर्स ने कहा, मेरे पास बड़े रिकॉर्ड और नंबर 1 है। मेरे पास ऐसे रिकॉर्ड है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में नंबर 1 थे लेकिन कहीं और नहीं। मेरे पास ऐसे रिकॉर्ड है जिन्होंने यूके में अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन राज्यों में नहीं। लेकिन यह सर्वव्यापी रिकॉर्ड होना, जो हर जगह हिट है, यह मेरे लिए आश्चर्यजनक है। मैं सड़क पर हूं और जहां भी जाता हूं इसे सुन सकता हूं। मैं दंग रह जाता हूं। गेट लकी यूके के अब तक के सबसे अधिक बिकने वाले एकल में से एक बन गया। 92 राइनो रिकॉर्ड्स ने नाइल रॉजर्स प्रेजेंट्स द चिक ऑर्गेनाइजेशन अप ऑल नाइट द ग्रेटेस्ट हिट्स जारी किया, जो रॉजर्स और बर्नार्ड एडवर्ड्स द्वारा चिक और डायना रॉस, सिस्टर स्लेज, कार्ली साइमन, डेबी हैरी, जॉनी मैथिस, शीला और बी. डेवोशन और नॉर्मा जीन राइट सहित विभिन्न कलाकारों के लिए लिखे, बजाए या निर्मित गीतों की एक संकलन एल्बम है। 13 जुलाई रॉजर्स ने 3 सितंबर 2022 को वेम्बली स्टेडियम में टेलर हॉकिंस ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट में जोश हो में उमर हकीम और गैज कॉम्प्स के साथ मॉडर्न लव और लेट्स डांस का प्रदर्शन किया। 128 2023 में रॉजर्स ने 2 ग्रैमी पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रॉनिक डांस एल्बम और सर्वश्रेष्ठ R&B गीत कफ इट। बेयोंसे के साथ उनके 2022 एल्बम रेनेसा में उनके काम के लिए उसी अवसर पर उन्हें ग्रैमी लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिला। 129 उसी वर्ष उन्हें दक्षिण कोरियाई लड़की समूह ले सेराफिम के एल्बम अनफॉरगिवेन के शीर्षक ट्रैक में दिखाया गया था। 131 उन्होंने ड्यूरन के साथ उनके एकल ब्लैक मूनलाइट में भी सहयोग किया,
जो ड्यूरन ड्यूरन के हैलोवीन से प्रेरित एल्बम डांस मैकाब्रे के 3 मूल गीतों में से एक था। 132 अंत में, उन्होंने 2023 चैनल आईवीआर अभियान में अभिनय किया। 133 अक्टूबर 2023 में, वह एनपीआर के टिनी डेस कॉन्सर्ट में लाइव प्रदर्शन के लिए चिक के साथ फिर से जुड़ गए। 134 आधे घंटे के सेट में ले फ्रीक शामिल था। लेट्स डांस, गेट लकी और सोल ग्लो, एक नकली वाणिज्यिक जिंगल जो रॉजर्स ने 1988 की फिल्म कमिंग टू अमेरिका के लिए लिखा था। 135 जनवरी 2024 में, विश्व आर्थिक मंच ने घोषणा की कि रॉजर्स को 2024 का क्रिस्टल पुरस्कार मिलेगा। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के दौरान प्रस्तुत की गई घोषणा में कहा गया कि रॉजर्स को अपने संगीत के माध्यम से दुनिया को अधिक शांतिपूर्ण, समान और समावेशी स्थान बनाने के प्रयासों, प्रणालीगत नस्लवाद, असमानता और अन्याय से लड़ने की उनकी प्रतिबद्धता और अभिनव युवा आवाजों को आगे बढ़ाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। 136 मार्च में, उन्हें एसापेका सलोनन के साथ पोलर म्यूजिक पुरस्कार विजेता नामित किया गया था। 137 उसी वर्ष, उन्हें बेयोंस के एल्बम काउबॉय कार्टर के गीत लेवीज जीन्स के लिए लेखन क्रेडिट मिला। 138 उन्होंने मार्क नोफलर के गीत गोइंग होम, थीम ऑफ द लोकल हीरो के पुनः रिलीज पर गिटार भी बजाया, जिसे टीनेज कैंसर ट्रस्ट की सहायता के लिए रिलीज किया गया था। 139 मैथ्यू वॉन की फिल्म अर्गिल के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी, एरियाना डेबोस और बॉय जॉर्ज के साथ गीत का निर्माण किया। 140 और अल्फी टेम्पलमैन के साथ उनके दूसरे स्टूडियो एल्बम रेडियो सोल पर काम किया, जिसमें जस्ट ए डांस ट्रैक शामिल था। 141 142 टेलीविजन और फिल्म साउंड ट्रैक और स्कोर। 1982 में, रॉजर्स और एडवर्सन ने फिल्म सूप फॉर वन के लिए साउंड ट्रैक का निर्माण किया। चिक के रूप में, उन्होंने फिल्म के शीर्षक ट्रैक सहित 3 गाने लिखे और गाए। एडवर्ड्स और रॉजर्स ने कार्ली साइमन के भाई को भी लिखा और निर्मित किया, जो यूके में शीर्ष 10 हिट में से एक था जिसने साइमन के करियर को पुनर्जीवित करने में मदद की। साउंड ट्रैक, जिसमें सिस्टर स्लेज, डेबी हैरी और टेडी पेंडरग्रास भी शामिल थे, फिल्म से भी बड़ा हिट था। 143 144 145 सूप फॉर वन साउंड ट्रैक की सफलता के बाद रॉजर्स फिल्म और टेलीविजन के लिए निर्माता और संगीतकार के रूप में तेजी से मांग में आ गए। 1984 में, उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला मूनलाइटिंग के लिए अल जरारू की थीम का निर्माण किया। उन्होंने अल्फाबेट सिटी के लिए साउंड ट्रैक लिखा, निर्मित और स्कोर किया, और 1986 में लोरी एंडरसन के साथ उनकी कॉन्सर्ट फिल्म होम ऑफ द ब्रेव पर काम किया। 146 1988 में, अर्थ गर्ल्स REG के लिए साउंड ट्रैक का निर्माण करने के अलावा, उन्होंने एडी मर्फी की कमिंग टू अमेरिका के लिए ऑर्केस्ट्रा स्कोर की रचना की। उन्होंने फिल्म के संगीत पर्यवेक्षक के रूप में भी काम किया और इसका शीर्षक ट्रैक लिखा और निर्मित किया, जो द सिस्टम के लिए एक हिट था। 143 और सोल ग्लो विज्ञापन के लिए जिंगल लिखा, सिनेमाई इतिहास का सबसे प्रतिष्ठित नकली विज्ञापन। 147 148 1999 में, उन्होंने ब्लैक पैंथर्स के बारे में एक वृत्तचित्र, पब्लिक एनिमी का कार्यकारी निर्माण, स्कोरिंग, संगीत पर्यवेक्षण किया और उसमें अभिनय किया। साउंड ट्रैक की समीक्षा में, आलोचक मारिया ब्लैंडफोर्ड ने लिखा, डिस्क इस ऐतिहासिक अवधि की परस्पर विरोधी और विवादास्पद प्रकृति का वास्तविक रूप से समर्थन करती है और वर्तमान समय की चर्चा और मूल्यांकन के लिए क्षेत्र खोलती है। यह रिकॉर्डिंग अमेरिकी विवेक की परीक्षा है। 149 1980 के दशक के मध्य और 2000 के दशक के अंत के बीच रॉजर्स और याचिक द्वारा लिखे, निर्मित या प्रस्तुत किए गए गीतों को फिल्मों में या श्रेक 2 ले फ्रीक, 150 थेल्मा एंड लुइस, रश ऑवर 2, कूल वर्ल्ड, बीविस एंड बटहेड डू अमेरिका, द फ्लिंटस्टोन्स, B52 के सहयोग से, समर ऑफ सैम, स्पेस जैम, सील के साथ, फीलिंग मिनेसोटा, बॉब डायलन के साथ, कर्डल्ड, बॉवीज कूल वर्ल्ड, स्नो डॉग्स, व्हाइट हॉट, ग्रेमलिन्स, दैट्स डांसिंग और द फ्लाई आदि के साउंड ट्रैक में शामिल किया गया था। 151 152
उन्होंने फिल्म ब्लू चिप्स के लिए संगीत तैयार किया और मर्फी के साथ मिलकर बेवर्ली हिल्स कॉप 3 के लिए संगीत तैयार किया। उन्होंने पहली बेवर्ली हिल्स कॉप से एक्सल एफ का रीमेक भी बनाया, जिसे उन्होंने रिचर्ड हिल्टन के साथ प्रदर्शित किया। 153, 154 2008 में, उन्होंने विल फेरेल के साथ सेमी प्रो के लव मी सेक्सी का सहलेखन किया, जिन्होंने फिल्म में अभिनय किया। 155, 2010 के दशक में, रॉजर्स का संगीत आर्कटिक टेल, ट्रॉल्स और ब्रिजेट जोन्स बेबी जैसी फिल्मों में दिखाया गया था, साथ ही टीवी शो विनाइल, द गेट डाउन और हॉरिड हेनरी में भी। 2019 में, उन्होंने फिल्म कैट्स के साउंड ट्रैक पर एंड्रयू लॉयड वेबर के साथ सहयोग किया। 156, 2023 में यह घोषणा की गई कि वह और दर्रीम मार्क एंथोनी ग्रीन हॉरर फिल्म ओपस के लिए संगीत का सहलेखन कर रहे थे। 157, 2013 को समाप्त सप्ताह के लिए अप ऑल नाइट यूके संकलन एल्बम चार्ट पर नंबर 2 पर पहुंच गया। अक्टूबर 2013 में, राइनो ने नाइल रॉजर्स प्रेजेंट्स द चिक ऑर्गेनाइजेशन अप ऑल नाइट द ग्रेटेस्ट हिट्स डिस्को एडिशन जारी किया, जिसमें 2013 के ग्लासटनबरी फेस्टिवल में चिक फीट नाइल रॉजर्स के लाइव प्रदर्शन से लिया गया एक मिश्रण शामिल था। 93, अक्टूबर 2013 में रॉजर्स और बर्नार्ड एडवर्ड्स को सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित किया गया था। 94 जनवरी 2014 में, रॉजर्स ने ग्रैमी अवार्ड्स में डैफ्ट पंक के साथ फेरेल विलियम्स और स्टीव वंडर के साथ गेट लकी का प्रदर्शन किया, जिसमें चिक के ले फ्रिक और वंडर के अंदर स्टार के तत्व शामिल थे। रॉजर्स ने डैफ्ट पंक के साथ रैंडम एक्सेस मेमोरीज में अपने काम के लिए 3 ग्रैमी अवार्ड जीते, जिसमें बेस्ट पॉप डुओ ग्रुप परफॉर्मेंस, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और एल्बम ऑफ द ईयर शामिल है। 95 मार्च में, रोलिंग स्टोन ने रॉजर्स को ईडीएम में 50 सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक नामित किया। 97, रॉजर्स का एकल डू व्हाट यू वाना डू IMS एंथम 10 अगस्त 2014 को 98वीं आर फैमिली फाउंडेशन को लाभ पहुंचाने के लिए जारी किया गया था। एक साल बाद, मार्च 2015 में, रॉजर्स ने 23 से अधिक वर्षों में चिक का पहला एकल आई विल बी देयर जारी किया, लंदन में राउंडहाउस से लाइव स्ट्रीम किए गए कॉन्सर्ट के साथ। 99, यह गीत 70 के दशक के मूल चिक आउटटेक टेप का उपयोग करके बर्नार्ड एडवर्ड्स, टोनी थॉम्पसन और गायक अल्फा एंडरसन और लूसी मार्टिन के साथ बनाया गया था। 100, यह गाना 20 जून 2015 को बिलबोर्ड के डांस म्यूजिक चार्ट पर 1 पर गया। 101 अगस्त में, रॉजर्स ने फोल्ड फेस्टिवल फ्रीक आउट लेट्स डांस लॉन्च किया, जो बेक, ड्यूरन, चाका खान, कीथ अर्बन, जेनेल मोने, जिंजर मिज, चिक और अन्य सहित कलाकारों की एक विविध लाइनअप के साथ एक बहुदिवसीय कार्यक्रम था। 102, रॉजर्स ने लेडी गागा के साथ मिलकर फैशन शो के बदले टॉम फोर्ड के स्प्रिंग समर 2016 कलेक्शन वीडियो के लिए चिक के हिट गाने आई वांट योर लव का रीमेक बनाया। 103, रॉजर्स और बर्नार्ड एडवर्ड्स को 9 जून 2016 को सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 104, 2017 में, चिक के लिए 11 नामांकन के बाद, रॉजर्स को संगीत उत्कृष्टता के लिए एक पुरस्कार के साथ रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। रॉजर्स कहते हैं, यह एक तरह से करवाहट भरा है। मैं काफी खुश हूं कि उन्होंने माना कि मैं योग्य था, लेकिन मेरा बैंड चिक नहीं जीता। उन्होंने मुझे बैंड से बाहर निकाल दिया और कहा, तुम चिक से बेहतर हो। यह मेरे लिए अजीब है। मैं खुश हूं और मुझे लगता है कि यह अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे लाइफबोट में डाल दिया और मेरे परिवार से कहा कि वे अंदर नहीं जा सकते। 105, अमेरिकन बैंडस्टैंड पर चिक के साथ 1978 में अपनी शुरुआत के बाद से, रॉजर्स ने 150 से अधिक टेलीविजन कार्यक्रमों में प्रदर्शन किया है। 158, वह बीबीसी के नाइल रॉजर्स, द हिटमेकर, 159, 160, 161 फ्रंट एंड सेंटर, सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम, PBS पर नाइल रॉजर्स, आर्टे फ्रांस के नाइल रॉजर्स, सीक्रेट्स ऑफ ए हिटमेकर, 162 और लघु फिल्म कंपोजिंग अमेरिका, द म्यूजिकल टैलेंट्स ऑफ नाइल रॉजर्स सहित वृत्तचित्रों का विषय रहे हैं।
बीबीसी ने नाइल रॉजर्स, हाउ टू मेक इट इन द म्यूजिक बिजनेस, 3 घंटे का 3 भाग का विशेष प्रसारण भी किया। 163 2018 में वंस इन ए लाइफटाइम सेशंस विद नाइल रॉजर्स का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर हुआ। 164 रॉजर्स डेविड बॉवी, डायना रॉस, एल्टन जॉन, माइकल जैक्सन, रिक जेम्स, जॉर्ज माइकल, ड्यूरन, डफ्ट पंक, पब्लिक एनिमी, मैडोना, एवीसी, स्टूडियो चवन, 70, 80, 90 के दशक रिकॉर्ड किए गए संगीत, लड़की समूहों, डिस्को युग, डिस्को, हाउस संगीत, फंक और आत्मा संगीत के बारे में वृत्तचित्रों में दिखाई दिए है। 165 बेहतर स्रोत की आवश्यकता है। उन्हें लिटिल रिचर्ड, किंग एंड क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल के बारे में 2023 बीबीसी वृत्तचित्र में दिखाया गया था। 166 रॉजर्स अक्सर फेंडर स्ट्रैटोकास्टर्स, साथ ही गिब्सन लेस पॉल्स और गिब्सन ES 300 और डिएंजेलिको न्यूयॉर्कर जैसे आर्कटॉप गिटार बजाते हैं। उन्होंने दिसंबर 2021 में VR फैमिली फाउंडेशन को लाभ पहुंचाने के लिए अपने निजी संग्रह से 100 से अधिक गिटार और बास गिटार की नीलामी की। 167 द हिटमेकर रॉजर्स 1959 के नेक के साथ 1960 का फेंडर स्ट्रेटोकास्टर बजाते हैं, जिसका नाम द हिटमेकर है, जिसे उन्होंने फ्लोरिडा के मियामी बीच की एक दुकान से ट्रेड-इन के तौर पर खरीदा था। असाधारण रूप से हल्का, इसमें मेपल फिंगरबोर्ड और घिसा हुआ सफेद फिनिश है। रॉजर्स का दावा है कि इसकी आवाज अनूठी है। रॉजर्स द्वारा गिटार खरीदने के बाद एडवर्ड्स ने उन्हें चॉप कॉर्ड शैली में इसे बजाना सिखाया, जिसे उन्होंने चकिंग कहा। अपनी आत्मकथा में रॉजर्स ने लिखा है, 168 वह अपने बाएं हाथ से कॉर्ड्स को बजाता था और उसका दाहिना हाथ लय के मुख्य भागों पर उच्चारण करते हुए लगातार 16 नोट्स बजाता था। मुझे बस एक सबक की जरूरत थी। अगली कुछ रातों तक, जबकि मेरा रूममेट हर तरह के प्रेम संबंधों में लगा रहा। फेंडर कस्टम शॉप ने जनवरी 2014 में नाइल रॉजर्स हिटमेकर स्ट्रैटोकास्टर का सीमित संस्करण पेश किया, जो रॉजर्स के गिटार का पुनर्निर्माण था। 169 व्यक्तिगत जीवन 1990 के दशक की शुरुआत में रॉजर्स को अस्पताल में होश आया और पता चला कि उनका दिल 8 बार रुका था और वे केवल उस डॉक्टर की हरकतों की वजह से जिंदा थे जो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भर रहा था। 1994 में उन्होंने ड्रग्स और शराब का सेवन बंद कर दिया, जब एक दोस्त ने उन्हें एक प्रदर्शन का टेप दिखाया जिसमें वे नशे में थे। 170 अक्टूबर 2010 में रॉजर्स को प्रोस्टेट कैंसर के एक आक्रामक रूप का पता चला था। उन्होंने वॉकिंग ऑन प्लैनेट सी नामक एक ब्लॉग पर अपनी बीमारी का दस्तावेजीकरण किया। 171 उन्हें 2013 में पूरी तरह से ठीक घोषित कर दिया गया था। 2017 में उनके दाहिने गुर्दे पर एक वृद्धि का निदान एक द्रव्यमान के भीतर 2 अलग-अलग कैंसर के रूप में किया गया था। नवंबर 2017 में उस द्रव्यमान को शल्य चिकित्सा द्वारा हटा दिया गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें 100% ठीक होने की उम्मीद है। 172 4 जुलाई 2019 को हॉलीवुड बाउल में अपने प्रदर्शन में रॉजर्स ने घोषणा की कि वह 100% कैंसर मुक्त है। रॉजर्स जुलाई 2021 तक वेस्टपोर्ट, कनेक्टिकट में रहे। उसके बाद वे अपनी जीवनसाथी नैन्सी हंट के साथ मियामी, फ्लोरिडा चले गए। 173 174 175 काम करता है। चयनित डिस्कोग्राफी थाट 1977, सेस्ट चिक 1978, रिस्क 1979, रियल पीपल 1980, टेक इट ऑफ 1981, सूप फॉर वन साउंड ट्रैक चिक विभिन्न कलाकार 1982, टंग इन चिक 1982, बिलीवर 1983, ठाठवाद 1992। यह समय के बारे में है। 2018 176, एकल एडवेंचर्स इन द लैंड ऑफ द गुड ग्रूव 1983, बी मूवी मैटिनी 1985,
चिक फ्रीक एंड मोर ट्रीट्स 1996। जोर से आउट लाउड 1987। साउंड ट्रैक्स सूप फॉर वन 1982। अल्फाबेट सिटी 1984। कमिंग टू अमेरिका 1988। अर्थ गर्ल्स REG 1988। दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आया था वो भी बेहतरीन रहा था। उस दौर के अंदर इसने 265 मिलियन के बजट में कलेक्शन 800 साढ़े 800 मिलियन का किया था। तो मूवी सुपर डुपर हिट रही थी और आगे 2 पार्ट और देखने को मिले थे और चौथा भी हमें देखने को मिलने वाला है। उसकी डिटेल मैंने पूरी आपको बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।